50 दिन, बस 50 दिन बचे हैं 3 मई 2026 को, जब तुम्हारा नीट एग्ज़ाम होगा। एंड इन 50 दिनों को कुछ ऐसे यूज़ करो ना कि पूरी ज़िंदगी तुम्हें ये याद रहे। मैं हूँ सुधांशु, एम्स गोरखपुर से, और आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो चाहता था मेरे प्रिपरेशन के टाइम भी कोई मुझसे बोले, पर मेरे पास तो कोई नहीं था। खैर, मैं अपनी एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ताकि तुम ये ना कह पाओ कि काश मेरे पास भी कोई होता। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम कवर करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग मुझसे सब लोग पूछते रहते हैं कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी सिलेबस कंप्लीट करे या टेस्ट पे ध्यान दे या रिवीजन करे। सो देखो, एज ऑफ नाउ आपके पास 50 दिन ही बचे हैं। सो बेटर रहेगा कि आप नई चीज़ें ना पढ़ो, बट जो पढ़ चुके हो, जो पहले से आपने पढ़ रखी है, जो लेक्चर्स आपने देख रखा है, नोट्स बना रखा है, जस्ट रिवाइज देम, उनको बार बार रिवाइज करो। क्योंकि अगर आप अभी कुछ पढ़ने जाते हो सकता है आप कुछ पढ़ा हुआ भी भूल जाओ, बट अगर आप अभी पुरानी चीज़ें पढ़ते हो, अपनी चीज़ों को दोबारा रिवाइज करते हो, तो वो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती है। एंड जितना स्ट्रॉन्ग आपका नॉलेज होगा, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा एंड उतना ही ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर करके आओगे। एंड फाइनली आप खुद से भी उतना ही ज़्यादा खुश होगे। सो बेटर है नए टॉपिक पढ़ने से बढ़िया आप पुराने टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करो। जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है उस चीज़ में अपना 100% दे दो। लाइक अगर आपको कोई बायोलॉजी का चैप्टर अच्छे से आता है, तो आप ऐसा उस चैप्टर को पढ़ो ना, इतना बार रिवाइज कर लो कि वो चैप्टर से एक भी सवाल गलत ना हो आपका। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर जब हम एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत करते तो हमें लाइफ टाइम तक याद रहता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था एंड स्टिल ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया, एक सिली मिस्टेक, एक क्वेश्चन पढ़ने की गलती। तो ये चीज़ लाइफ टाइम रिग्रेट रहता है। तो कोशिश करो इन चीज़ों से बचो। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो नई चीज़ों को अवॉइड करो एंड पुरानी चीज़ें जो भी आपने पढ़ रखी है उसको दोबारा रिवाइज करो। एंड इसी से मुझे कुछ अपने पुराने एक्सपीरियंसेस भी याद आए, जैसे कि लास्ट में जब इन मोमेंट्स में मैं था, कल आपकी जगह मैं भी था, तो उस समय मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता था अपने रिवीजन पे। जब भी टेस्ट होता था मेरा 2 दिन 3 दिन बाद, मैं उस टेस्ट के पूरे सिलेबस को कोशिश करता था मिनिमम 2 बार तो रिवाइज कर लूँ। जिससे क्या होता था ना, जब मैं टेस्ट देने जाता था तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पे होता था एंड मुझे पता था कि मैंने इन चीज़ों को 2-2 बार पढ़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं चीज़ों को सही करके आऊँगा। पर फिर भी मुझसे गलतियाँ होती थी एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि मैं उन गलतियों से अपने आप को सिखाता था। लाइक जो भी मैंने गलती की है वो गलती मेरी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। यानी ये सबसे बड़ी पॉइंट होती है, अपनी गलतियों से सीखना। अपनी गलतियों से जितना ज़्यादा सीखोगे उतना बेटर बनोगे एंड उतना ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आपकी की गई हर एक गलती आपका एक टीचर है। वो गलती आपको सिखाता है कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक है या आपकी ने गलती क्यों की, या तो कोई सिली मिस्टेक होगा या फिर आपका टॉपिक्स वीक है। अगर टॉपिक्स वीक है, जस्ट गो फॉर इट, उन टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करो। जो भी आपने पहले पढ़ रखा है उसको और बेस को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो एंड फिर वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दैट्स इट, आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड टेस्ट में ना कभी भी मार्क्स नहीं देखना। मार्क्स तो चलो ठीक है, देखने के लिए हो जाता है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुमने क्या गलती की है। अगर आपको आपकी गलती का एहसास है, आपने पहचान लिया कि हाँ मैंने ये गलती की है एंड उस चीज़ को जिस दिन सुधार लिए, उसके बाद आपको दोबारा मुड़ के पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप ऑलरेडी लाइन में बहुत आगे चले जाओगे बाकियों से। क्योंकि जो अक्सर गलतियाँ करते हैं सभी लोग कि अपनी गलती से नहीं सीखना। गलतियाँ सभी करते हैं, मैंने भी की है, आप भी कर रहे हो, सब कोई करता है, पर उन गलतियों से सीखना सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब ओवरऑल तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर मैंने बात कर ली है, पर अब थोड़ा सा डिटेल जाते हैं हम सब्जेक्ट्स के बारे में। क्योंकि नीट हमारा ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ हमने 3 सब्जेक्ट को कॉन्कर करना पड़ता है। उसमें से भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है वो होता है हमारा बायोलॉजी। एंड अक्सर जितने भी नीट एस्पिरेंट्स होते हैं सबका बायो स्ट्रॉन्ग होता है, बट वो टॉपर वाली बात में एंड एवरेज वाली बात में जो डिफरेंस हो जाती है ना, वो एक एनसीईआरटी की डिफरेंस हो जाती है। काफ़ी लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लगभग सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, ये भी एक कला है जो हर किसी के पास नहीं होती। सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठो ना, हाथ में या तो पेंसिल या कोई हाईलाइटर लेके बैठो। जो भी आपको लाइन दिखे कि आपको लग रहा है इस लाइन से एग्जाम्स में सवाल आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो उनको मार्क करो, हाईलाइट करो। तो नेक्स्ट टाइम तुम जब भी एनसीईआरटी पढ़ो तो उन क्वेश्चंस को, उन लाइंस को, उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम पहले से ही समझ लेते हैं कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एंड हैरानी की बात ये होती है कि अगले ही एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरे साथ ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है कि मैं पढ़ के जाता था एनसीईआरटी के मैंने नोट्स बना रखे थे। सो लाइक हैंड रिटेन मैंने एनसीईआरटी को खुद से खुद अपने कॉपी में उतारा है। एंड आप चाहोगे तो मैं उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी लोगों को मैंने वो पीडीएफ ऑलरेडी भेज रखा है, तो अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो कमेंट कर दो, या फिर आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाओ मेरे चैनल पे, या फिर मुझे पर्सनली डीएम कर दो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। खैर, ये तो होगी इंटीग्रेशन। इसके अलावा आते हैं तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है बायोलॉजी में। एनसीईआरटी के लाइन्स हूबहू लाइन से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं,
सो बेटर है कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, उसके साथ अपने नोट्स ले जाओ एंड उन्हीं को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करो। तो ये तो हो गया बायो की बात, जो ऑलरेडी बहुत लोगों का अच्छा रहता है। जो सबसे बेकार रहता है लगभग लोगों का, वो है फिजिक्स। लाइक लेजिट मुझे लगता है कि नीट में सबसे हेटेड कोई सब्जेक्ट होगा तो वो फिजिक्स होगा। बट ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मेरा खुद का फिजिक्स बहुत ज़्यादा बेकार था। फिजिक्स मुझे धंसता ही नहीं था, समझ में ही नहीं आता था। बट फिर मैंने धीरे धीरे फिजिक्स को फील करना शुरू किया। लाइक जो भी टीचर से मैं पढ़ता था, मैंने एमआर सर से पढ़ा है, मैंने अलग पांडे सर से पढ़ा है, मैंने गौरव सर से पढ़ा है, मतलब काफ़ी टीचर्स को मैंने भी ट्राई किया है। एंड उनमें जो जो बेस्ट लगते थे जिस चैप्टर के लिए, जिस टॉपिक के लिए, उनको फॉलो किया। सो फिजिक्स में क्या है ना कि फिजिक्स एक अंडरस्टैंडिंग वाली सब्जेक्ट है, जहाँ आपको रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। एंड जब आप अच्छे से समझ लेते हो ना किसी चीज़ को एंड फॉर्मूलाज आप याद कर लेते हो, देन आपका फिजिक्स का क्वेश्चन एकदम एकदम आराम से बनता है। कई बार तो मुझे लगता था ना कि मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री वीक है, क्योंकि फिजिक्स क्या था कि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा था एंड एज आई टोल्ड कि मेरा फिजिक्स पहले से अच्छा नहीं था, बट मैंने धीरे धीरे उसे पढ़ते पढ़ते अच्छा किया। एंड थैंक्स टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, कॉन्सेप्ट को सिखाया एंड फाइनली मुझे फिजिक्स से प्यार हुआ। एंड मेरा पता है नीट में टारगेट बन गया था कि इफ़ मेरा बायो में 360 नहीं आया तो आई वुड लाइक कि मेरा फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 जरूर आए। मतलब मैंने फिजिक्स को इतनी इतना तैयार भी किया था कि हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से देखे, फार्मूलाज अच्छे से रिवाइज किया एंड बार बार रिवाइज किया। पता है मैंने फिजिक्स में ना फार्मूलाज ज़्यादा रिवाइज किए दैन पूरे नोट्स या क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत कम करी है, पर मैंने सारा ध्यान कॉन्सेप्ट के ऊपर दिया एंड जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो क्वेश्चन भी आराम से बन गया। एंड विद दैट सेइंग हम आते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री पे। पता है केमिस्ट्री के बारे में कुछ बोलना शुरू करूँ उससे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि केमिस्ट्री में मेरे 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे। एंड मेरे लिए मिरेकल था, क्योंकि मेरे लिए केमिस्ट्री मेरा सबसे वीकेस्ट था। सबसे स्ट्रॉन्ग था बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, देन केमिस्ट्री में मैंने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर किया। सो ये चीज़ देख के मैं सबसे ज़्यादा हैरान हुआ था। एंड मेरे लाइफ में भी ऐसा कई बार हो चुका है मुझे मेरे साथ कि मैं जिस चीज़ से डरता हूँ, जैसे मुझे सोशल स्टडीज़ नहीं पसंद थे अपने स्कूल के टाइम पे, बट 10th में मेरे सोशल स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। सो लाइक दैट कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को सोचते हो कि ये मेरा कमज़ोर है, बट आप उस चीज़ के लिए इतना मेहनत ही कर जाते हो कि वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं तो केमिस्ट्री फिर से हमारी 3 टॉपिक्स में बैठी हुई है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के लिए तो मैं बोलूँगा कि आप एक बार लेक्चर्स देखो एंड उसके बाद जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, जितनी बार, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको रेगुलर रिवीजन चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट नेम्स हैं एंड हर एक लाइक छोटी सी कुछ चेंजेस हो जाए तो उससे रिएक्शन चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपको प्रॉपर रिवीजन जरूरी है। एंड उसके बाद अगर फिजिकल केमिस्ट्री बात करें, सेम फिजिक्स की तरह कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूलाज याद करो, देन थोड़े बहुत केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ज़्यादा जाते हैं, बट यार उतने थोड़े बहुत लॉजिकल कैलकुलेशंस तो कर ही लोगे। एंड डेफिनेटली यार आप एक होने वाले डॉक्टर हो तो आप कर लोगे, मुझे पता है। खैर इसके बाद आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें रटना बहुत ज़्यादा है। सो जितना रट पाओ, लाइक डेटा तो उतना मत रटो, बट ट्रेंड्स हो गए, कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन कैसा है, लाइक वो सब ट्रेंड्स हो गए तो वो सब ज़्यादा देख लो। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना मस्ट है, एक बार ज़रूर देखना। एंड उसमें से जो भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे नोट्स में नहीं है या कुछ इंपॉर्टेंट है तो उनको हाईलाइट ज़रूर करना, क्योंकि कई बार ना नीट में डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आ जाते हैं केमिस्ट्री के। बायो के एनसीईआरटी तो सब पढ़ते हैं, पर केमिस्ट्री के पढ़ने भूल जाते हैं। तो केमिस्ट्री में कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड ऑर्गेनिक के ये 2 एनसीईआरटी आप जरूर कवर कर लो। सो आई गेस अभी तक की मेरी सारी बातें आपने ध्यान से सुनी होगी एंड आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ यार मेरे साथ भी ये कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि मैं भी यार कहीं ना कहीं वहीं से आया हूँ। एंड मैं समझ रहा हूँ, मैं सारी बातों को आपकी समझता हूँ। जब भी कोई मुझे बोलता है ना कि भैया मेरे घर से बहुत प्रेशर आता है, मुझे बहुत प्रेशर फील होता है, फैमिली का प्रेशर हो गया, ड्रॉप ईयर है तो ड्रॉप ईयर का प्रेशर हो गया, एंड काफ़ी डर भी लगता है। बट पता है ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, डर उसी को लगता है ना जिसको कामयाबी का पता होता है कि हाँ यार अगर ये चीज़ हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा, उसी को डर लगता है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो नहीं पढ़ते हैं ना उनको पता है उनका नहीं होना है, तो वो उनके अंदर उतना डर आता नहीं है। बट तुम्हारे अंदर अगर डर आ रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि तुमने मेहनत करी है। अगर तुमने मेहनत करी है तो उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। लास्ट के कुछ मोमेंट्स ना बहुत क्रूशियल होते हैं एंड इस क्रूशियल मोमेंट्स में अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा टाइम दो। सोचने के लिए नहीं, सोचने के लिए तो बहुत चीज़ें पड़ी है, तुम चाहो तो तुम हर चीज़ सोच सकते हो, बट तुम्हें टाइम बचाना है सोचने के लिए नहीं, अपने दिमाग के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए।
अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। अभी तक मैं नहीं जानता हूँ तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, पढ़ा है, नहीं किया है, डजेंट मैटर। अगर तुम इन लास्ट के कुछ मोमेंट्स में भटक जाते हो, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, डर जाते हो, सहम जाते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी फील होगा कि तुम्हारी मेहनत अधूरी रह जा रही है। सो अगर अपनी मेहनत को पूरी एफर्ट्स के साथ 100% देना चाहते हो ना, तो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, खुद को रिवार्ड दो। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम आज का मैंने टारगेट सेट किया कि मैंने 3 बायो के रिवाइज़ करने हैं, 2 केमिस्ट्री के रिवाइज़ करने हैं, 1 फिजिक्स का रिवाइज़ करना है। इफ़ मैंने वो रिवाइज़ कर लिया, वेरी एक्सीलेंट, मैं खुद को रिवार्ड दूंगा। मैं खुद को चलो कुछ खाने का दे दिया या चलो कहीं घूम के आ गया। सो ऐसा रिवार्ड बेस्ड सिस्टम में क्या होता है ना कि आपके ब्रेन के पास ऑलरेडी सिग्नल रहता है कि यार मुझे कंप्लीट करना है, मुझे कंप्लीट करना है, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी। सो ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। बाकी हाँ, इन लास्ट के कुछ टाइम्स में अपने दोस्तों को अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से एंड अपने जितने भी लोग जिनसे आपकी बनती है उनसे अच्छे से बात करो, उनको अपने प्रॉब्लम समझाओ, उनसे सुनने की कोशिश करो। जितना इंटरेक्ट करोगे ना उतना तुम अकेला फील नहीं करोगे, एंड अकेला फील नहीं करोगे तो तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जैसे स्ट्रेस हो जाना, एंग्जाइटी होना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जितना तुम अकेले रहोगे ये सब तुम्हें उतना ही परेशान करेंगे। सो मेरी तो राय यही रहेगी एज अ बड़ा भाई कि आप स्ट्रेस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने आप को थोड़ा काम करके चलो। एंड एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स बहुत बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़रूरी है एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हो, जब भी तुम्हें लगे कि यार अब स्ट्रेस बढ़ रहा है, इनहेल एंड एक्सहेल 5 बार ये रिपीट करो, एंड जब भी तुम्हें लगे तब रिपीट करो। तुम देखना ऑलरेडी तुम्हें अच्छा फील होना लगेगा। अब अगर हर चीज़ के बारे में बात कर ही ली है तो नींद कैसे रह सकती है। देखो, लास्ट के कुछ मोमेंट्स में ऐसा होता है कि लोग अपनी नींद त्यागना शुरू कर देते हैं, रात भर जग के पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि तुम दिन में 2, 3, 4 ही घंटे सो पाते हो। बट देखो, तुम मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर अपनी नींद को भी प्रायोरिटाइज करो। तुम्हारा दिमाग जब तक आराम नहीं करेगा ना, वो नई चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, या फिर अच्छे से उतना एफर्ट्स तुम डाल भी दोगे ना, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी थका हुआ है। सो उसे अच्छे से रेस्ट दो, उसे अच्छे से रिवॉर्ड दो। एंड टू बी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंस इज द रियल की। तुम जितने कॉन्फिडेंट रहोगे ना अपने आप को लेके, जितने कॉन्फिडेंट रहोगे अपने सब्जेक्ट्स को लेके, जितने कॉन्फिडेंट रहोगे अपने एग्जाम्स को लेके, उतना ज़्यादा तुम बेटर करके आओगे। अक्सर कॉन्फिडेंस जल्दी से लोगों के अंदर आता नहीं है, पर एक बार जब वो कॉन्फिडेंस जाग जाता है ना, तो फिर तुम हर चीज़ अचीव कर सकते हो। तुम्हें कोई चीज़ लगेगी ही नहीं कि अनअचीवेबल है। तुम हर चीज़ अचीव कर सकते हो, अपना बेस्ट कर सकते हो। एंड नीट के लिए बस यही चीज़ है जो अल्टीमेट वेपन है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। एंड अगर ये वीडियो तुम यहाँ तक देख रहे हो एंड तुम्हें थोड़ा भी यूजफुल लगा ना, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा। और अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट तुम्हारे बचे रहे, जस्ट मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब कुछ आपको मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, और उन्हें भी बताओ कि एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए खड़ा है। एंड ट्रस्ट मी, मैं उन सारे फेजेस में रह के गुजर चुका हूँ, सो आई नो हाउ टू हैंडल ऑल ऑफ देम। एंड इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, तड़कता भड़कता वीडियो, बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो आते रहेंगे। खैर, तब तक के लिए ध्यान रखो। एंड सुधांशु रंजन साइनिंग ऑफ।